Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss a new type of learning, we can say comprehension or understanding the topic. That is the making the concept clear through questions. So in general competitive examinations, multiple choice questions, objective questions are asked. And there are 4 options and sometimes 5 options, and there is a confusion in options कि हम उसको बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में कि उसको कैसे सेलेक्ट करें. एंड नाउ डेज देयर इज अ ट्रेंड दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट. जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है अब आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसका बिल्कुल एक आंसर होता है, और फैक्ट बेस्ड का जो प्रपोर्शन है अब कम हो रहा है, और कंसेप्ट क्लियरिटी जिसमें है वो क्वेश्चंस को ज़्यादातर पूछा जा रहा है. तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट का डीप नॉलेज है और हम उसका कंटेंट समझते हैं, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आज मैंने जो 3 क्वेश्चन रखे हैं और 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, तो 12 ऑप्शंस हुए. तो 12 ऑप्शंस में हर क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है, तो 12 कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे. तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस बड़े कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं, अगर वो क्वेश्चंस हमने कर लिए तो हमारी रैंक ऊपर चली जाती है. इन जनरल जो है इजी टू मीडियम क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर लेता है, और जो सिलेक्शन होता है वो टफ क्वेश्चन से होता है, और टफ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, ये कंसेप्ट बेस्ड होते हैं. इसलिए कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है. तो आज हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है और कैसे उसको करें. तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हों तो हमको पहले ऑप्शन पढ़ना चाहिए और ऑप्शन पढ़ के उसका कंसेप्ट देखना चाहिए. अगर वो कंसेप्ट उस क्वेश्चन से लिंक्ड हो रहा है तो हमारा आंसर सही है. अगर वो कंसेप्ट उस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं है. तो ये आप इन क्वेश्चंस में हमेशा ये देखें, चारों ऑप्शन को सोचें, उसका मैच करें कंसेप्ट. वो क्वेश्चन से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो गलत चॉइस है. तो आज हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को. और देखिए, इन 3 क्वेश्चन में 12 कंसेप्ट हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट की कवरेज बहुत वाइड हो जाती है. तो बहुत बड़े सब्जेक्ट को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंसेप्ट में डाल करके छोटा कर देते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका ऑप्शन देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसका सही आंसर क्या है. तो ये एक तरीका है कंसेप्ट क्लियर करने का कि हम उसके जो ऑप्शंस दिए हैं उसको हम समझें वो एक्चुअल में है क्या. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ए पर्टिकुलर हर्बिसाइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड लेड टू. मतलब कि अगर हम एक हर्बिसाइड का, पर्टिकुलर हर्बिसाइड का लगातार यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं लंबे टाइम तक, 4, 5, 6, 7 साल तक एक ही हर्बिसाइड डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा. पहला ऑप्शन है वीड सक्सेशन, फिर वीड शिफ्ट, थर्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वीड्स. तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है कि इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे. ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 आर ट्रू. ऑप्शन बी, ओनली 2nd and 4th आर ट्रू. ऑप्शन सी, 3rd and 4th आर ट्रू. एंड ऑप्शन डी, 4th and 1 आर ट्रू. तो ऐसे में कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं जो ऑप्शंस में, तो हमको लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है हमें एक ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है उसमें 2 भी सही हो, तीनों सही हो सकता है, चारों ही सही हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है. अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो यहां देखिए, हर ऑप्शन एक कंसेप्ट है. तो वीड सक्सेशन क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए. देखिए कि प्लांट सक्सेशन को समझिए आप. सक्सेशन क्या होता है कि जब प्लांट कम्युनिटी डेवलप होती है, कोई एक बेयर लैंड है, कोई सॉइल है जहां कोई प्लांट नहीं है, सबसे पहले कुछ एक कम्युनिटी आएगी प्लांट की, स्मॉल प्लांट्स होंगे जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम होगी, वहाँ डेवलप होंगे. उसके बाद कुछ वहाँ बड़े प्लांट आएंगे, फिर तीसरे तरह के प्लांट आएंगे. तो धीरे 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 एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी चेंज हो जाती है. तो स्मॉल प्लांट से बड़े प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं. इसको बोलते हैं सक्सेशन. तो वीड सक्सेशन में क्या होता है कि जो हमारा कल्टिवेटेड फील्ड रहता है, एक तरह के वीड्स रहते हैं, मान लीजिए एनुअल है या बाइनियल है या पेरिनियल है, उसका दूसरे तरह के वीड्स आने लगते हैं, कम्युनिटी चेंज होती है. और देखिए, कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होती हैं. तो वीड सक्सेशन बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम होता है, ये शॉर्ट पीरियड में नहीं होता है. तो इसमें कम्युनिटी चेंज होती है और कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन भी चेंज होती है.
तो वीड सक्सेशन इतनी जल्दी नहीं होता है, वीड सक्सेशन में टाइम लगता है और क्लाइमेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। तो वीड सक्सेशन इसका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है वीड शिफ्ट। वीड शिफ्ट क्या होता है कि फील्ड में वीड्स हैं, कई तरह के हैं, ग्रासी वीड्स हैं, जनरली हम 3 तरह में करते हैं, हम ग्रासी वीड्स, ब्रॉडलीफ वीड्स और सेजेस। तो एक हर्बिसाइड अगर हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वो ग्रासी वीड्स के लिए, तो केवल क्या होगा, ग्रासी वीड्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और ब्रॉड लीफ को कवर नहीं कर रहा है तो ब्रॉड लीफ की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो यहां देखिए लिखा है पर्टिकुलर हर्बिसाइड, तो पर्टिकुलर हर्बिसाइड है तो उसका मोड ऑफ एक्शन भी पर्टिकुलर होगा और पर्टिकुलर वीड्स को ही कवर करेगा। अगर वो ब्रॉडलीफ वीड्स के लिए है वो हर्बिसाइड, तो क्या करेगा, वहां ब्रॉडलीफ वीड्स की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, और इन टर्न क्या होगा, जो एनुअल वीड्स होंगे और जो ग्रासी वीड्स होंगे वो उनकी स्कोप मिल जाएगा बढ़ने के लिए, क्योंकि ब्रॉडलीफ वीड्स की डेथ हो गई है तो वहां जो है ग्रासी लीव्स की पॉपुलेशन, सेजेस की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो यही वीड शिफ्ट होता है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से चेंज हो जाती है। तो यहां क्या है, ये ऑप्शन वीड शिफ्ट का सही है। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा कि वीड सक्सेशन और वीड शिफ्ट में क्या अंतर है। वीड सक्सेशन में एक स्पीसीज आती है, धीरे धीरे वहां डेवलप हो जाती है और कवर करती है। वीड शिफ्ट में क्या होता है, स्पीसीज तो वही रहती हैं, बस उनकी कवरेज बदल जाती है। तो यहां क्या होगा, वीड शिफ्ट होगा, ग्रासी की जगह ब्रॉडलीफ आ जाएंगे, या ब्रॉडलीफ की जगह सेजेस आ जाएंगे, या सेजेस की जगह ग्रासी लीव्स हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन अभी हमको यहां आंसर नहीं देना है, अभी हमको बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो जनरली क्या होता है, जैसे आप पहला ऑप्शन देखते हैं तुरंत इसको कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। थर्ड देखिए, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब आपको समझना पड़ेगा डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब नेचर में कोई स्ट्रेस आता है, चाहे वो हर्बिसाइड हम लगातार डाल रहे हो उसका स्ट्रेस हो, या किसी क्लाइमेट का स्ट्रेस हो, तो एक एक्सट्रीम टाइप की ही पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, और इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि वहां ड्रॉट आना शुरू हुआ, तो केवल कौन सी स्पीसीज बचेंगी, जीरोफाइटिक स्पीसीज बचेंगी। अगर मान लीजिए वहां बहुत रेन होती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो कौन सी स्पीसीज रहेंगी, जो वाटर में सर्वाइव करती हैं, जो वाटर लॉट कंडीशन प्रीफर करती हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक ही तरह के पॉपुलेशन बचती है, बाकी नहीं बचती हैं। इसको मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं सारे कंसेप्ट के, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से हार्डीनेस आती है, तो उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन बताए थे। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक ही तरह की पॉपुलेशन बचती है, बाकी नहीं बचती। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो हम हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्रॉड लीफ में भी कई तरह की स्पीसीज होंगी। कोई ड्रॉट को सर्वाइव कर रही होगी, कोई वाटर लॉगिंग को सर्वाइव कर रही होगी, कोई लो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होगी, कोई हाई नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होगी, और डायरेक्शनल में केवल एक ही तरह के कैरेक्टर वाले स्पीसीज बचती हैं। तो डायरेक्शनल जो सिलेक्शन है वो इसका आंसर नहीं है। फोर्थ देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट बीड्स। ये इसका आंसर सही है। जब हम एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड डालते हैं, मोड ऑफ एक्शन वाला हर्बिसाइड डालते हैं, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वीड स्पीसीज ही की डेथ होती है, लेकिन उसके सारी पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती है, क्योंकि पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी रहती है, उनमें कुछ म्यूटेशन से जीन रहते हैं कि उस हर्बिसाइड को रेसिस्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। मान लीजिए 100 प्लांट और हमने हर्बिसाइड डाला, तो 100 के 100 नहीं मरेंगे, 1 या 2 प्लांट्स कुछ बच जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स फिर ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके सीड प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम हर्बिसाइड डालते हैं, उसमें से 2-4 प्लांट बच जाते हैं, वो फिर से सीड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर हम वो हर्बिसाइड डालते हैं, उसमें से अब 10-20 प्लांट बच गए। तो इनके अंदर कुछ जीन होते हैं, ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, नेचुरल डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स के अंदर, कि 1 या 2 पौधों में, 3 या 4 पौधों में, मतलब फ्रीक्वेंसी हालांकि बहुत कम होती है, कि उसमें जीन होते हैं और वो हर्बिसाइड को रेसिस्ट कर लेते हैं और रिप्रोड्यूस करके, रिप्रोडक्शन करके सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फेलिस माइनर में देखी गई है, आइसोप्रोटोन के अगेंस्ट, और दूसरे वीड्स में भी देखी गई है। तो हम एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड यूज करेंगे तो सारे प्लांट्स की डेथ नहीं होगी, पर्टिकुलर स्पीसीज की 2-4 बच जाएंगे, और वो फिर मल्टीप्लाई होकर के उसी तरह के वीड स्पीसीज डेवलप करेंगे। अब वो वीड स्पीसीज उस हर्बिसाइड से किल नहीं होगी। तो इसमें फिर ये इसका सही आंसर है। तो एक इसका मतलब पर्टिकुलर हर्बिसाइड अगर हम लगातार यूज करते हैं तो पहले तो उसमें वीड शिफ्ट होता है, और डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स का डेवलपमेंट होता है। तो अब इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन होगा 2nd and 4th आर ट्रू। तो ये देखिए, अब आपने अगर माना पहले इस पे देख लिया होता, या आपने केवल ये पढ़ा होता कि पर्टिकुलर हर्बिसाइड डालते हैं तो वीड रेसिस्टेंट होता, तो आप इसको सही कर देते। जबकि इसमें क्या है, 2 ऑप्शन सही हैं।
तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि आपने माना 4th पर टिक किया होता तो आप सोचेंगे मेरा क्वेश्चन तो सही है, पता नहीं गलत कैसे हो गया, क्योंकि आपने दूसरे ऑप्शंस को क्लियरिटी नहीं करी। तो इन तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कंसेप्ट आप बहुत क्लियर करिए, तो इसके दोनों आंसर सही होंगे। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस में फिर कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ साइप्रस स्पीसीज इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ। जो साइप्रस स्पीसीज है उसका कंट्रोल डिफिकल्ट है, क्यों है? तो साइप्रस ओटेंडस, साइप्रस एस्कुलेंटस, साइप्रस डिफॉर्मिस, बहुत स्पीसीज हैं साइप्रस की, सेजेस हैं, और इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप ये देखिए कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, उससे फिर हमें समझ में आएगा। पहला है हाई वॉल्यूरियस कॉफिशिएंट। तो आपको यहां समझ में आना चाहिए वॉल्यूरियस कॉफिशिएंट क्या होता है। देखिए वॉल्यूरियस जो है ये डेंसिटी का इन्वर्स है। हम सीड की लाइटनेस देखने के लिए इसको निकालते हैं कि सीड हैवी है या लाइट है। जब सीड का डिस्पर्जल विंड से होता है, अगर लाइट सीड होगा तो उसका डिस्पर्जल आसानी से होगा। तो ये डेंसिटी का इन्वर्सल जो इन्वर्स लेते हैं हम, वो वॉल्यूरियस कोफिशिएंट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी का इन्वर्स वॉल्यूरियस है। अगर हाई डेंसिटी है तो वॉल्यूरियस लो होगी, अगर लो डेंसिटी तो वॉल्यूरिस हाई होगी। तो यहाँ क्या है कि हाई वॉल्यूरिस है, इसका मतलब सीड क्या है, बहुत लाइट है, और लाइट सीड है तो एयर से ज़्यादा दूर तक जाएगा और फिर ज़्यादा एरिया तक जाएगा, फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन साइप्रस के केस में ये कंसेप्ट सही नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि विंड डिस्पर्जल के लिए हाई वॉल्यूरिस कोफिशिएंट सही है गलत है, तो सही है, क्योंकि जो विंड डिस्पर्जल ज़्यादा किससे होगा, हाई वॉल्यूरिस से होगा। लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, साइप्रस, और साइप्रस का जो सीड से प्रोपोगेशन नहीं है, सीड इसके नॉन बाइबल है, इसका जो प्रोपोगेशन है वो ट्यूबर से है, अंडरग्राउंड पार्ट से। तो इसलिए ये ऑप्शन का कंसेप्ट तो सही है, लेकिन जिन वीड्स का हाई वॉल्यूरिस कोफिशिएंट होगा उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा, ये सही है। लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट इस साइप्रस से मैच नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये बहुत क्लियर रखना है दिमाग में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीड जिनका हाई वॉल्यूरिस कोफिशिएंट है तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस साइप्रस के लिए सही नहीं है, क्योंकि साइप्रस में सीड प्रोडक्शन के थ्रू इसका प्रोपोगेशन नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन आइए सेंसर मैकेनिज्म। अब देखिए सेंसर मैकेनिज्म आपको वीड्स में समझना जरूरी है, ये भी सीड डिस्पर्जल से रिलेटेड है। सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, कुछ प्लांट्स की इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती रहती है, लीव्स आती हैं, फ्लावर आता है, पॉट्स बनती हैं, सीड बनता है, फिर भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि पॉड में सीड बनता है और ग्रोथ हो रही है, और पॉट्स जो हैं हवा से, जो विंड का जो प्रेशर होता है उससे वो फट जाती है और उसका सीड हवा के साथ दूर चला जाता है। तो ये कहलाता है सेंसर मैकेनिज्म। तो प्लांट फिर भी ग्रो कर रहा है, उसी प्लांट की फिर पॉट बनी, उसके अंदर रहते हैं, पॉट के अंदर हवा का थर्स्ट पड़ा, विंड आई, तेज से प्रेशर पड़ा और उसकी पॉट्स टूट गई और सीड जो है हवा के साथ दूर चला गया। तो ये सेंसर मैकेनिज्म है। लेकिन ये किसमें है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट में है, जिसमें सीड प्रोडक्शन के थ्रू डिस्पर्जल है। लेकिन साइप्रस में सीड प्रोडक्शन के थ्रू डिस्पर्जल नहीं है, इस कारण से सेंसर मैकेनिज्म यहां से इसमें फिट नहीं होता है। लेकिन सेंसर मैकेनिज्म से, जिनमें सेंसर मैकेनिज्म है, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे वीड्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिटर्मिनेट ग्रोथ और सीड्स बन रहे हैं और हवा के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं। लेकिन यहां ये कंसेप्ट साइप्रस के साथ सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन सीड के थ्रू नहीं। अब आपने देखिए कंसेप्ट सही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। मिमिक्री में क्या होता है, देखिए जो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो हाइट है, बिल्कुल क्रॉप की तरह होती है। तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये क्रॉप प्लांट है या वीट प्लांट है। जैसे फेलिस माइनर है, वो बिल्कुल वीट के साथ चलता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी लीफ, उसका स्टेम, बिल्कुल मिमिक्री मतलब नकल करना, मतलब उसी की तरह बिल्कुल होते हैं। जैसे इकाइनोक्लोआ राइस में है, मॉर्फोलॉजी सेम है, मैच्योरिटी भी सेम है, प्लांट हाइट के साथ रहते हैं। तो साइप्रस में ऐसा कोई मिमिक्री मैकेनिज्म नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है और बहुत नैरो लीफ होती है, तो ये किसी क्रॉप के साथ मिमिक्री नहीं करता। मिमिक्री जो जनरल है वो एनुअल वीड्स में है और जनरली ग्रासी वीड्स में है क्रॉप के साथ। तो ये मिमिक्री ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप देखिए मिमिक्री, जिन वीड्स में मिमिक्री है उनको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो मिमिक्री वाले वीड्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन यह कंसेप्ट यहां साइप्रस से कोरिलेट नहीं होता है। अगर पूछा जाता कि
वीड्स को कंट्रोल करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ, तो उसमें ऑप्शन होता मिमिक्री, लेकिन यहां मिमिक्री साइप्रस में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट इज फूड रिजर्व इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये सही ऑप्शन है कि जो इसका प्रोपगेशन होता है वो ट्यूबर्स के थ्रू होता है। ट्यूबर्स नीचे रहते हैं, काफ़ी डेप्थ तक रहते हैं, और एक साइप्रस प्लांट में कई सारे ट्यूबर्स रहते हैं। तो जब हम हर्बिसाइड डालते हैं ऊपर से, तो ऊपर का वेजिटेटिव पोर्शन खत्म हो जाता है, लेकिन नीचे क्या रहते हैं, ट्यूबर्स नट रहते हैं और उनके थ्रू प्रोपगेशन होता रहता है। तो इस कारण से इनका कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। फिर जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो टिलेज से क्या होता है, वो नट्स कट जाते हैं और नीचे का जो ट्यूबर है कट जाता है, और एक ट्यूबर बन के फिर दो ट्यूबर बन करके वो प्रोपगेट कर जाते हैं, तो टिलेज से भी कंट्रोल नहीं होते हैं। हर्बिसाइड केवल वेजिटेटिव पोर्शन को किल करता है, नीचे उसके अंडरग्राउंड पोर्शन को किल नहीं करता, और वो अंडरग्राउंड पोर्शन में फूड रिजर्व रहता है, और जैसी कंडीशन सुटेबल होती हैं वो नीचे से लीफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन सही है, फूड रिजर्व इन अंडरग्राउंड पार्ट। तो अब ये ऐसे पूछा सकता है, ऑप्शन ए में 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन बी 2 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन थर्ड ओनली 4 आर ट्रू, एंड ऑप्शन डी 1 and 4 आर ट्रू। तो आपको क्या है कि आपको ये तो क्लियर है, और अगर बाकी क्लियर नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपकी रैंक ऊपर नीचे कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ऑफ पेरिनियल वीड इज मोर इन। अब 4 ऑप्शन है और ये पूछा गया है कि पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम किसमें ज्यादा है। तो देखिए, नो टिल सिस्टम, जिसमें टिलेज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि कोई प्लांट ग्रो करता है और उसका सीड्स नीचे गिरता है, और फिर जब हम नेक्स्ट सीजन के लिए जब क्रॉप ग्रो करनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, हैरो करते हैं, और वो सीड नीचे चला जाता है। नेक्स्ट ईयर जब क्रॉप सीजन आता है फिर हम हैरोइंग करते हैं, सीड क्या है, ऊपर आ जाता है। अब ये ऊपर आकर के इसे लाइट मिल गई, मॉइस्चर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, जर्मिनेट कर जाता है। तो ये जो हैरोइंग है या जो हम सॉइल कल्टीवेशन कर रहे हैं, इससे क्या होता है, जो सीड ऊपर पड़ा था वीड का वो नीचे गया, वहां डोरमेंट रहा, नेक्स्ट सीजन में फिर हमने हैरो किया, वो ऊपर आ गया। तो ये जो टिलेज का मैकेनिज्म है सीड जर्मिनेशन को इनहेंस करता है। अगर हम नो टिलेज हो, कोई हम टिलेज नहीं कर रहे हैं, तो सीड क्या रहेगा, मान लीजिए उसने सीड कर भी लिया तो सीड ऊपर रहेगा। अभी चूंकि नीचे नहीं गया क्योंकि हमने टिलेज नहीं किया, सॉइल डिस्टर्ब नहीं किया, ऊपर पड़ा रहेगा, तो ऊपर जो है ये डैमेज हो जाएगा, सनलाइट से डैमेज हो जाएगा, या बर्ड से डैमेज हो जाएगा, या सट डिकम्पोज हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा सॉइल के जहां वो मेंटेन रखता है अपनी बायोबिलिटी। अब क्या होगा इसमें से, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, कुछ सीड्स ग्रो कर जाएंगे जो बायोबल होंगे। अब उसको क्या करते हैं, हम हर्बिसाइड के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं बिफोर फ्लावरिंग। तो 2-3 साल जीरो टिलेज करने से क्या होता है, वहां से जो एनुअल वीड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेफ मैकेनिज्म जो था, डिफेंस मैकेनिज्म था, नीचे जाने वाला टिलेज के थ्रू वो मिलता ही नहीं है। और दूसरा, हर्बिसाइड के थ्रू हम उनका सीड प्रोडक्शन रोक देते हैं, फ्लावरिंग से पहले ही उनको चेक कर लिया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ कि एनुअल वीड्स तो खत्म हो गए, लेकिन जो एरिया था वो पेरिनियल वीड्स के लिए सुटेबल हो गया, वहां स्कोप हो गया, क्योंकि पेरिनियल वीड्स अधिकतर किसके थ्रू ग्रो होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। आप देखिए नॉक्सियस वीड्स जितने, साइप्रस है, साइनाडोन है, सोरगम हेलिपेंस है, सैकेरम है, ये जितने भी नॉक्सियस वीड्स हैं अधिकतर किसके थ्रू हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो नो टिलेज में क्या है कि उनका नीचे का वेजिटेटिव मटेरियल तो डिस्टर्ब होता ही नहीं है, और वो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करता रहता है और हर साल वो ग्रो करता है। तो जीरो टिलेज सिस्टम में, नो टिलेज सिस्टम में पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। तो ये अब आपको समझ में आएगा कैसे ये है। हालांकि मैं इसको बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, जो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें। दूसरा, यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। अभी पहले ऑप्शन पे मत रुकिए, बाकी देखिए आप कि कहीं ऐसा तो नहीं बाकी के ऑप्शन भी सही हो। सेकंड इज यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। तो देखिए ग्लाइफोसेट का आपको पहले समझना पड़ेगा क्या है ये। देखिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो जिस वेजिटेशन पर डालेंगे वो खत्म हो जाएगा, उसकी किलिंग करेगा, चाहे वो एनुअल वीड्स हो, बाइनियल वीड्स हो, पेरिनियल वीड्स हो। तो ग्लाइफोसेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्लाइफोसेट्स के यूज से पेरिनियल वीड्स भी किल हो जाएंगे, इसलिए इनकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। फिर है स्टेल सीड बेड मेथड। स्टेल सीड बेड मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले सोइंग से पहले फील्ड को इरिगेट कर दिया जाता है और उस मॉइस्चर से वीड्स को जर्मिनेशन होने के लिए अलाउ किया जाता है, जर्मिनेट होने दिया जाता है, उनका इमरजेंस हो जाता है।
तो अधिकतर सीड जो है ग्रो कर जाते हैं, चाहे पेरिनियल वीड्स हो, चाहे एनुअल हो, चाहे बाइनियल हो। जब वो ग्रो कर जाते हैं, सॉइल से ऊपर आ जाते हैं, तो कल्टीवेटर चला के या हैरो चला के या ग्लाइफोसेट डाल के उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये हुआ स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन। तो इसमें सभी तरह के वीड्स जो हैं खत्म हो जाते हैं। तो अगर स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर सभी वीड्स को ये किल करता है, तो इसमें पेरिनियल वीड्स की प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है। फिर फ्लडिंग मेथड ऑफ कंट्रोल। फ्लडिंग मेथड में क्या करते हैं कि खेत में पानी भर दिया जाता है, 15 से 20-30 सेंटीमीटर तक पूरा भर देते हैं और 3-4 हफ्ते तक, 5 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक उस पानी को भर के रखते हैं। तो सॉइल में क्या होता है, एनरोबिक कंडीशन हो जाती है और चूंकि पूरा मॉइस्चर रहता है तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल है, चाहे सीड है, चाहे वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे राइजोम है, चाहे बल्ब्स हैं, चाहे ट्यूबर हैं, जो भी है, वो पार्ट जब लगातार पानी भरा हुआ है तो वो खत्म हो जाता है। तो सीड्स भी खत्म हो जाते हैं और वेजिटेटिव मटेरियल प्रोपगेशन का है वो भी खत्म हो जाता है। तो चूंकि पेरिनियल वीड्स जनरली वेजिटेटिव पार्ट से हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, सीड्स के थ्रू जो है वो सीड्स भी खत्म हो जाते हैं। तो फ्लडिंग मेथड से ऑलमोस्ट सभी तरह के वीड्स का कंट्रोल हो जाता है कि उनका जो प्रोपगेटिंग मटेरियल है वो सारा डिकम्पोज हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्लडिंग मेथड इसलिए वहीं किया जाता है जहां वीड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां जो ऑप्शन है केवल एक है। तो अब इसमें ऐसा पूछा सकता है कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन 1 एंड 3 आर ट्रू, ऑप्शन 4 एंड 1 आर ट्रू, ओनली 1 ट्रू। तो इसमें कौन सा आएगा, ओनली 1 ट्रू। तो जनरली क्या होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमको इसलिए सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो ये आज 3 क्वेश्चन के साथ 12 कंसेप्ट हमने क्लियर किए। तो इसी तरह से अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। हर ऑब्जेक्टिव जो दिया है, जो आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, उसका कंसेप्ट देखिए, वो कंसेप्ट उस क्वेश्चन में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो मिमिक्री है, सेंसर मैकेनिज्म है और हाई वैल्यूरेंस है, सीड डिस्पर्जल को बढ़ाते हैं, वीड की प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में साइप्रस पूछा गया है, इसलिए साइप्रस के साथ ये मैच नहीं होते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट कर रहा है। अगर कोरिलेट कर रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन करके हम कई कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जनरली टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू 12 कंसेप्ट क्लियर किए, तो और भी हम आगे इसी तरह के कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ताकि क्वेश्चंस भी आपको, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा और आपके कंसेप्ट क्लियरिटी भी हो जाएगी और कैसे हम सही ऑप्शन चूज करते हैं वो आपको पता चलेगा। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।